विद शिव में दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ा था, जिसमें ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। अभी हमारा टॉपिक होगा कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। अब क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकार था, इनको हमने यानी क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण था, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कैसे किया था, तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण अवयव कणों के मध्य, कह सकते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण अवयव कणों के मध्य। अवयव कण पिछले वीडियो में हमने बताया था अणु, परमाणु या आयन। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण अवयव कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतराआण्विक बलों के आधार पर, यानी उनके मध्य जो अंतराआण्विक बल लगते हैं अवयव कणों के मध्य, अंतराआण्विक बलों के आधार पर किया गया है। अब देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण उनके अवयव कणों के मध्य अंतराआण्विक बलों के आधार पर किया गया है। इस आधार पर बताया गया था कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस आयनिक ठोस, दूसरा ठोस सहसंयोजी ठोस, और तीसरा आणविक ठोस, और चौथा धात्विक ठोसों में किया गया था। धात्विक ठोस, यहाँ पे आणविक ठोस का भी वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस, यानी नॉन पोलर। दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आयनिक ठोस, हेडिंग लिखिएगा, आयनिक ठोस क्या होती है। आयनिक ठोस, अब आयनिक ठोस के बारे में हम लोग देखते हैं। आयनिक ठोस क्या होता है, इसमें धनायनों तथा ऋणायनों के मध्य, इनमें धनायनों तथा ऋणायनों के अवयवी कणों के मध्य प्रबल तथा इनमें धनायनों तथा ऋणायनों के अवयवी कणों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल उपस्थित होते हैं, जिस कारण ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले, यानी इनके गलनांक उच्च होते हैं, ये अधिक ताप पे गलते हैं। उच्च
जिस कारण ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। गलित अवस्था या जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका मतलब इसमें से करंट का फ्लो हो सकता है। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम उदाहरण के तौर पे आप NaCl ले सकते हो, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड एक्सेट्रा, ये सभी आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। NaCl और ये पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये सभी आयनिक ठोस हैं। इनके गलनांक यानी अधिक ताप पर ये गलते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब अगला जो ठोस है हमारा सहसंयोजी ठोस। तो अब हम लोग देखेंगे कि सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं। दूसरा ठोस क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस की डिफिनेशन क्या होती है? तो इसकी डिफिनेशन हो सकती है अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के निकटवर्ती तथा परमाणुओं के मध्य प्रबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक यानी कोवैलेंट सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। इनके गलनांक उच्च तथा विद्युत रोधी होते हैं, यानी ये विद्युत के कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इनके गलनांक विद्युत रोधी होते हैं। अगर उदाहरण की बात करें इसके लिए तो सहसंयोजी ठोस के उदाहरण के तौर पे उदाहरण जैसे हीरा, सिल्वर, कार्बाइड, हीरा, सिल्वर, कार्बाइड, इसका एक अपवाद है, तो अपवाद में ग्रेफाइट है। बट ग्रेफाइट क्या होता है? एक विद्युत का अच्छा चालक होता है, विद्युत का सुचालक, क्योंकि ग्रेफाइट से होकर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी फ्लो होती है। इसलिए सहसंयोजी ठोस का एक अपवाद के तौर पे ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट इसका अपवाद है, लेकिन ये होता है सहसंयोजी ठोस। तीसरे ठोस की बात करें तो तीसरा जो ठोस होता है हमारा आणविक ठोस। अब देखते हैं आणविक ठोस। तीसरा जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार था आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है? तो आणविक ठोस में इनमें अवयव कणों के मध्य प्रबल वंडर वाल बल उपस्थित होता है, यानी इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल वंडर वाल बल उपस्थित
होता है। ये इनके गलनांक निम्न तथा गलनांक विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर मैं आणविक ठोस के उदाहरण की बात करूं तो आणविक ठोस भी डिवाइड होता है 3 पार्ट में। सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। जो दूसरा आणविक ठोस का प्रकार होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा जो होता है हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय का मतलब क्या होता है? मतलब अध्रुवीय क्या ये होता है कि जिसमें हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक अगर ये दोनों अलग प्रकृति के हुए, एक प्रकृति के नहीं होते हैं तो उन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और जिसमें उन दोनों की प्रकृति एक ही होती है, विलेय और विलायक की, यानी जो सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्यूट होता है, उन दोनों का नेचर अगर सेम है। जैसे आप सबसे पहले हम अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण देखते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण होंगे जैसे आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, आर्गन, क्लोरीन, ये सभी अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। यहाँ पे आपका देखिए आयोडीन विलेय है, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक है। ये दोनों सब उदाहरण जो हैं अध्रुवीय आणविक ठोस हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, आयोडीन सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। इसी प्रकार दूसरी अगर प्रकार की बात करें तो हम ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण के तौर पे देखें जैसे H2O, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि, ये सभी ध्रुवीय आणविक ठोस है। ध्रुवीय आणविक ठोस क्यों है? जैसे अगर मैं बात करूं H2O की और NaCl की, तो NaCl क्या है? विलेय है यानी सॉल्यूट है। H2O क्या है? विलायक है यानी सॉल्वेंट है। अगर मैं H2O का कॉन्फ़िगरेशन करूं तो Na+Cl- यहाँ यानी सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव चार्ज हो गया। अगर ये रिएक्ट करते हैं H2O से तो H2O यानी H2O का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, O पे -2। तो यहाँ पे ये निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए इन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तीसरा जो आणविक ठोस है हमारा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित यानी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसे हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो H2O हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सभी क्या है? हाइड्रोजन बंधित, HCl नहीं होगा, अमोनिया होगा, NH3, ये सभी क्या है? एक्सेट्रा, ये सभी हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करता है
तभी इनके बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। अगर किसी और से बॉन्डिंग करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तब उनके बीच हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। जैसे यहाँ देख लीजिए, O से रिएक्ट किया है हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन से और यहाँ नाइट्रोजन से, तो ही इनके बीच हाइड्रोजन बंध होता है। चौथी जो हमारी आणविक ठोस थी, चौथा जो टाइप था हमारे क्रिस्टलीय ठोस का, वो था धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या है, तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। धात्विक ठोस धातुओं की, यानी धात्विक यानी धातु, धातुओं की विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। यानी धातु जो भी होते हैं उनमें विद्युत का कैसा चालक है, कितना अच्छा चालक है, ये हम डिसाइड उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही करते हैं। यानी धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। धातुओं की और क्या धातु की विशेषता हो सकती है, इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। और क्या हो सकता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं जितने भी होती हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। और सबसे बढ़िया कंडक्टर की बात करें तो अर्जेंटम यानी सिल्वर सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी क्या है कि धात्विक ठोस होता है जिनमें धात्विक बंध पाया जाता है, और धातु की चमक और चालकता हम उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही डिसाइड करते हैं कौन सी धातु सबसे अच्छा कंडक्टर है और कौन नॉन कंडक्टर है। धातुएं बेसिकली कंडक्टर ही होती हैं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो एल्यूमिनियम, ऑरम, अर्जेंटम, कॉपर भी इत्यादि धात्विक ठोस हैं। ठीक है, ये सभी धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। अब हमारा क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार थे, जिन्हें चारों प्रकार हमने पढ़ लिया। इसके आगे आता है जो हमारा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग होगा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होती है, अब इसको समझते हैं कि क्रिस्टल जालक कहते किसे हैं। गैटलिस्ट लैटिस जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। क्रिस्टल जालक क्या होता है, अवयव कणों की यानी अणु, परमाणु या आयन, अवयव कणों की त्रिविम में निश्चित अवयव कणों की यानी अणु, परमाणु या आयन की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या इसका एक और नाम है क्रिस्टल जालक या द्विजालक कहते हैं। यानी अवयव कणों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। कोई भी अवयव कण या तो अणु से या परमाणु से या आयन से मिलकर बनता है, तो इनकी त्रिविम में जो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है उसको हम क्रिस्टल जालक या द्विक जालक कहते हैं। कैसे होता है क्रिस्टल जालक, इसका फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है।
क्रिस्टल जालक त्रिविमीय आकार का होगा, 3 डायमेंशनल होगा इसका फिगर। यहाँ से इन सबको मिला दीजिए, हो गया। यहाँ से इसके फर्स्ट पे, सेकेंड से सेकेंड पे, एंड इसके लास्ट से इसके लास्ट पे, इन तीनों को आपस में मिला दीजिए, यहाँ से इन तीनों को। इसके बाद यहाँ से इसके फर्स्ट पे, इसके लास्ट से, यहाँ से एक और सेकेंड पे, देन यहाँ से थर्ड पे, इन तीनों को यहाँ से मिला दीजिए। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है हमारे क्रिस्टल जालक का। क्रिस्टल जालक का डायग्राम होता है ये। इनके हर पॉइंट्स पे अवयव कण होंगे, यानी अणु परमाणु या आयन होंगे, इन्हें हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब आगे क्रिस्टल जालक के बाद इकाई सेल क्या होती है, इस बात को देखेंगे हम। इकाई सेल या एकक कोशिका जिन्हें हम कहते हैं, एकक कोशिका या इकाई सेल, यूनिट सेल या इकाई सेल या एकक कोशिका किसे कहते हैं। यानी अभी क्रिस्टल जालक पढ़ चुके हैं कि अवयव कणों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो वही डेफिनेशन होगा, जो इकाई सेल है उसी क्रिस्टल से एक यूनिट सेल लिया गया है, उसे हम एकक कोशिका कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी अवयवी कणों की सूक्ष्मतम संख्या जिससे संपूर्ण क्रिस्टल, यानी जिससे संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। यानी ये बात कही जा रही है कि अवयव कणों की सूक्ष्मतम संख्या जिससे संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाती है। यानी हमारा क्रिस्टल जालक या गैटलिस्ट जिसे कहते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स जिसे कहते हैं, हमारा जो क्रिस्टल जालक है वो जिन अवयव कणों की सूक्ष्मतम संख्या से मिलकर बनता है उसे हम एकक कोशिका या इकाई सेल कहते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं वहाँ 3D डायग्राम थे तो सब था, अब एक क्यूब बनाएंगे, एक छोटा सा क्यूब, इसे हम एकक कोशिका कहते हैं। यानी संपूर्ण जो हमारा क्रिस्टल था एकक कोशिका से ही मिलकर बनता है। तो ये इकाई सेल, कई इकाई सेल आपस में मिल जाएंगे तो क्रिस्टल जालक बन जाएगा, और ये जब एक अकेला रहेगा तो इसे हम एकक कोशिका कहेंगे। ये डायग्राम है एकक कोशिका का, एकक कोशिका या इकाई सेल जिनसे मिलके हमारा संपूर्ण क्रिस्टल बनता है उन्हें हम इकाई सेल कहते हैं। अब देखिए इकाई सेल 3D डायग्राम है क्यूब के आकार का, इसके नीचे इकाई सेल के
इकाई सेल के जो सतह होते हैं, यानी जैसे रूम के, ये सतह इसकी हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी क्यूबिक आकार है इसका, तो इसलिए 6 सतह होंगे इनके। इकाई सेल के प्रत्येक सतह को, यानी हर एक सतह को, इकाई सेल के प्रत्येक सतह को फलक तथा किन्हीं 2 फलकों के बीच बने कोण को अंतराफलक कोण कहते हैं। अंतराफलक कोण कहते हैं। ये क्या होता है? इकाई सेल के फलक तो समझ गए कि क्यूबिक आकार है तो 6 फलक होंगे। यानी मान लीजिए ये कोई डायग्राम है 3D, तो इनके बीच कुछ कोण बनेगा, तो यही इकाई सेल के प्रत्येक सतह को फलक, यानी यहाँ पे अगर 3D डायमेंशन बनेगा तो हर एक सतह को फलक कहते हैं। और किन्हीं 2 फलकों के बीच, इनके बीच या इनके बीच बने कोण को अंतराफलक कोण कहते हैं। अंतराफलक कोण जो अल्फा, बीटा तथा गामा होते हैं, यानी इनके बीच जो फलक के बीच जो कोण बनता है उन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। इकाई सेल के किनारों को कोर की, यानी इकाई सेल के जो किनारे हैं उनको कोर की लंबाई कहते हैं। यानी ये इकाई सेल है, इसका मैं 3D यहाँ ले लिया हूँ। तो ये मान लीजिए इकाई सेल के किनारे हैं 1 2 3, इन्हें हम क्या कहते हैं? कोर की लंबाई कहते हैं, जो AB तथा C होते हैं। यानी इकाई सेल के जो किनारे हैं इन्हें A, B तथा C कहते हैं। यानी अगर ये इस यूनिट सेल में हम कहें तो इनके बीच जो कोण बनता है यहाँ अल्फा, बीटा या गामा कहते हैं। इकाई सेल के ये किनारे हैं 3, तो इन्हें हम A, B तथा C कहते हैं। A, B तथा C कहते हैं। ये सभी इस प्रकार कितने पैरामीटर? ये सभी पैरामीटर कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इकाई सेल में कुल 6 पैरामीटर होते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो हम आद्य एवं एकक केंद्रित कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।